हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का अध्याय 9 जिसका नाम है जीवाणु। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। मस्तिष्क में ये प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। यदि पादप व प्राणी ऊतकों एवं सूक्ष्म जीवी लेई में तत्वों का परीक्षण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है जिनकी मात्रा जीव ऊतकों की प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थ जैसे भूप्रपट्टी के एक टुकड़े का करें तब भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है। लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर है? सुनिश्चित तौर पर उसमें कोई अंतर नहीं मिलता। सभी तत्व जो भूप्रपट्टी के नमूने में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूने में भी मिलते हैं। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूप्रपट्टी में सामान्यतः ज्यादा होती है। रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें? इसी तरह से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा? इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना होगा। हम किसी भी जीव ऊतक जैसे सब्जी या यकृत का टुकड़ा आदि को लेकर खरल व मूसल की सहायता से ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल के साथ पीसते हैं, जिसके बाद एक गाढ़ा कर्दम या सलरी प्राप्त होती है। पुनः इसे महीन कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ने या छानने के बाद हमें दो अंश प्राप्त होते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुला होता है जिसे निस्यंद कहते हैं, व दूसरा अम्ल में विलय जिसे धारित कहते हैं। वैज्ञानिकों ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया। तुम्हें उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों के नमूनों का विश्लेषण व इनमें मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती है। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिक को उसमें मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधि अपनाते हैं जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिक के आणविक सूत्र व संभावित सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं, लेकिन जीवों में भी अकार्बनिक तत्व यौगिक मिलते हैं। हम ये कैसे जान पाते हैं? एक थोड़ा भिन्न किंतु व्यंजक प्रयोग करना पड़ेगा। जीव ऊतकों, पर्णी व यकृत की थोड़ी मात्रा को तोलकर यह नम भार कहलाता है, शुष्क कर ले, जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। बचे हुए पदार्थ से शुष्क भार प्राप्त होता है। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप CO2 व जलवाष्प में अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फॉस्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश में मिलते हैं। इस कारण से तत्व विश्लेषण में से किसी जीव के ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। सारणी 9.1 है जिसे आप देख सकते हैं। सारणी 9.2 भी आप देख सकते हैं। यौगिक के परीक्षण में जीव ऊतकों की उपस्थिति, कार्बन व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिकों आदि की पहचान की जा सकती है, किंतु जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, वसा अम्ल इत्यादि में वर्गीकृत करते हैं। अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें इसके ही एक कार्बन अल्फा कार्बन पर एक अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। इस कारण इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये प्रतिस्थापित मेथेन है। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थलों से जुड़े रहते हैं। ये समूह हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अमीनो समूह तथा भिन्न परिवर्तनशील समूह जिसे R समूह से व्यक्त करते हैं पाए जाते हैं। R समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल अनेक प्रकार के होते हैं। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर ये 21 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में R समूह हाइड्रोजन, अमीनो अम्ल ग्लाइसिन, मेथिल समूह एलेनिन, हाइड्रोक्सी मेथिल सीरीन आदि हो सकते हैं। 21 में से 3 को चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। अमीनो अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो अम्ल कार्बोक्सिलिक व R क्रियात्मक समूह पर निर्भर है। अमीनो अम्ल व कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर अम्लीय उदाहरण ग्लूटामिक अम्ल, क्षारीय उदाहरण लाइसिन और उदासीन उदाहरण वेलिन अमीनो अम्ल होते हैं। इसी तरह से एरोमेटिक अमीनो अम्ल टायरोसिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन आदि होते हैं।
अमीनो अम्लों का एक विशेष गुण यह है कि अमीनो NH2 कार्बोक्सिलिक COOH समूह आयनीकरण प्रकृति के होते हैं, अतः विभिन्न pH वाले विलयनों में अमीनो अम्ल की संरचना परिवर्तित होती रहती है। बी को ज्विटराइन के प्रारूप कहते हैं, जो देख सकते हैं आप। साधारणतः लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो एक R समूह से जुड़ा होता है। R समूह मेथिल CH3 अथवा एथिल C2H5 या उच्च संख्या वाले CH2 समूह, एक कार्बन से 19 कार्बन। उदाहरण पाल्मिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन के सहित 16 कार्बन मिलते हैं। एरेकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। वसा अम्ल संतृप्त बिना द्विआबंध या असंतृप्त एक या एक से अधिक द्विआबंध प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है, जो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होता है, तब वे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं। गलन बिंदु के आधार पर वसा या तेल ऑयल्स कहलाते हैं। तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे जिंजीली का तेल, अतः सर्दियों में तेल के रूप में होते हैं। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा की पहचान कर सकते हैं? कुछ लिपिड में फास्फोरस व एक फॉस्फोलिपिड कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। ये फॉस्फोलिपिड है जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं, जैसे लेसिथिन। कुछ उत्तक, विशेष तौर तंत्रिका उत्तक में अधिक जटिल संरचना के लिपिड पाए जाते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त भी होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजन सार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल व थाइमिन है। ये शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यदि इनमें फॉस्फेट समूह भी शर्करा से स्थिरीकृत रूप में हो तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन व साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड है। एडेनिक अम्ल, थाइमिडिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल, यूरिडिलिक अम्ल एवं साइटिडिलिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक अम्ल जैसे DNA व RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। चित्र 9.1 जीव उत्तक में पाए जाने वाले कम अणुभार में कार्बनिक यौगिकों का चित्रात्मक प्रदर्शन, जो आप देख सकते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयस रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों बड़े छोटे यौगिकों का विलयन या पृथक्करण किया जाता है। उनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उन्हें संश्लेषित किया जाता है। यदि कोई जैव अणुओं की एक तालिका बनाए तो उनमें हजारों कार्बनिक यौगिक, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि पाए जाएंगे। कुछ कारणों से, जिन्हें खंड 9.10 में दिया गया है, को हम उपापचयस कहते हैं। उपरोक्त सभी श्रेणी के इन यौगिकों की उपस्थिति को, जिन्हें 9.1 में दर्शाया गया है, कोई व्यक्ति प्राणी उत्तकों में ज्ञात कर सकता है। उन्हें प्राथमिक उपापचयस कहते हैं। जब कोई पादप, कवक व सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का विश्लेषण करे तो उसे इन प्राथमिक उपापचयसों के अतिरिक्त हजारों यौगिक, जैसे एल्केलॉइड, फ्लेवेनोइड्स, रबर, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले मिलते हैं। इन्हें द्वितीयक उपापचयस कहते हैं। तालिका 9.3 जो आप देख सकते हैं। प्राथमिक उपापचयस ज्ञात कार्य करते हैं। वे सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनकी भूमिका भी ज्ञात है, किंतु हम इस समय सभी द्वितीयक उपापचयों की, जिन प्राणियों में ये पाए जाते हैं, मैं उनकी भूमिका या कार्य नहीं जानते, जबकि इनमें से बहुत, जैसे रबर, औषधि, मसाले, इत्र व वर्णक, मनुष्य के कल्याण में उपयोगी है। कुछ द्वितीयक उपापचयों का पारिस्थितिक महत्व है। आप बाद में अध्यायों व वर्षों में इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। वृहद जैवाणु अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अविले अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड व लिपिड्स मिलते हैं। लिपिड्स के अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 10,000 डाल्टन या इसके ऊपर होता है। इस कारण से जैव अणु अर्थात जीवों में मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक वे है जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है, उन्हें सामान्यतः सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं, जबकि जो अम्ल अविले अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहद अणु या वृहद जैव अणु कहते हैं। लिपिड्स के
लिपिड्स के अतिरिक्त अम्लीय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। लिपिड्स से जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते वे अम्ल अम्लीय अंश या वृत्त आणविक अंश की श्रेणी में क्यों आते हैं? वास्तव में लिपिड्स कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे ही नहीं मिलते बल्कि कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब हम उत्तकों को पीसते हैं तब कोशिकीय संरचना विघटित हो जाती है। कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती है तथा पुट्टिका बनाती है जो जल में घुलनशील नहीं है। इस कारण से इन झिल्लियों की पुट्टिका के रूप में टुकड़े अम्ल अम्लीय भाग के साथ पृथक हो जाते हैं जो वृत्त आणविक अंश का भाग होते हैं। सही अर्थ में लिपिड्स वृत्त अणु नहीं है। अम्ल विलय अंश वास्तव में कोशिका द्रव्य संगठन का भाग है। कोशिका द्रव्य व अंगकों के वृत्त अणु अम्ल अम्लीय अंश में होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीव उत्तकों या जीवों का संगठन बनाते हैं। संक्षेप में यदि जीव उत्तकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बाहुल्यता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए तो हम पाते हैं कि जीवों के में पानी सबसे सर्वाधिक बाहुल्यता से मिलने वाला रसायन है। तालिका 9.4 जो आप देख सकते हैं। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती है जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है जैसा कि चित्र 9.2 में दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होने से जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन आदि होते हैं। प्रोटीन समबहुलक नहीं है बल्कि विषम बहुलक है। एक समबहुलक एक एकलक की कई बार आवृत्ति के कारण बनता है। अमीनो अम्ल के बारे में ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है जैसा कि बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है। इस तरह आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल की स्रोत होती है। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य या अनानिवार्य हो सकते हैं। अनानिवार्य वे होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं जबकि अनिवार्य अमीनो अम्ल की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थ से करते हैं। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। इनमें से कुछ पोषकों के कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन करने तथा कुछ संक्रामक जीवों में बचाने में सहायक होती है और कुछ एंजाइम्स के रूप में होती है। तालिका 9.5 जो आप देख सकते हैं। पॉलीसेकेराइड अम्ल अम्लीय भाग में दूसरे श्रेणी के वृत्त अणुओं की तरह पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये पॉलीसेकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह कपास के रेशे विभिन्न प्रकार एकल सेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। उदाहरणार्थ सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। सेलुलोज एक समबहुलक है। इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च या मंड सेलुलोज से भिन्न होता है लेकिन ये पादप उत्तकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। इनुलिन फ्रुक्टोज का बहुलक है। एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपचायक व बायां सिरा अनपचायक होता है कहलाता है। ये शाखा युक्त होती है जो एक व्यंग्य चित्र जैसी दिखाई देती है। मंड में द्वितीय कुंडलीदार संरचना मिलती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसकी कुंडलीय भाग से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देता है। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता। चित्र 9.2 ग्लाइकोजन के अंश का चित्रात्मक प्रदर्शन जो आप देख सकते हैं। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कागज पौधों की लुगदी से बना होता है जो सेलुलोज होता है। रुई के धागे सेलुलोज से बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। ये अमीनो शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा जैसे ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आदि से मिलकर बने होते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल जटिल सेकेराइड काइटिन से बने होते हैं। ये जटिल पॉलीसेकेराइड अधिकतर समबहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दूसरे प्रकार का एक वृत्त अणु जो किसी भी जीव उत्तक के अम्ल अम्लीय अंश में मिलता है उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये पॉलीयूक्लियोटाइड होते हैं। यह पॉलीसेकेराइड व पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीवी उत्तक या कोशिका का वास्तविक वृत्त आणविक अंश बनाता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसेकेराइड व तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट होता है। यदि चित्र 9.1 को ध्यान से दे तो पाएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन व थाइमिन होते हैं। एडेनिन व ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरिन है तथा अन्य 3 प्रतिस्थापित पिरिमिडिन है। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन व पिरिमिडिन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलने वाली शर्करा या तो राइबोज, मोनोसेकेराइड, पेंटोज या डिऑक्सी राइबोज होती है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डिऑक्सी राइबोज मिलता है उसे डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए व जिसमें
राइबोज मिलता है उसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए कहते हैं। प्रोटीन की संरचना, जैसा कि पहले बताया गया है कि प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं जो अमीनो अम्ल की लड़ियों से बने होते हैं। अणुओं की संरचना का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न होता है। अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है। NaCl, NaCl2 आदि। कार्बनिक रसायन विज्ञानी जब अणुओं की संरचना जैसे बेंजीन, नेप्थलीन आदि को व्यक्त करते हैं तो वे हमेशा उसके द्विआयामी दृश्य को व्यक्त करते हैं। भौतिक वैज्ञानिक आणविक संरचना के त्रिआयामी दृश्य को, जबकि जीव विज्ञानी प्रोटीन की संरचना 4 तरह से व्यक्त करते हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसे कि पहला, दूसरा व इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है तो इसकी बाएं सिरे पर प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सीरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सीरा अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी जैसी रचना नहीं होती। ये लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है, घूमती हुई सीढ़ी की तरह। वास्तव में प्रोटीन लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्त कुंडलियां मिलती है। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी की दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है, जिन्हें द्वितीयक संरचना चित्र 9.3 ब में कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन की तृतीय संरचना कहते हैं। चित्र 9.3 से यह प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को प्रदर्शित करता है। तृतीय संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाइयों के समूह होते हैं, जिन्हें ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होती है। उदाहरण गोले की सीधी लड़ी, गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घनाभ या पट्टिका की संरचना आदि। वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करती है जिसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इनमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं। 2 उपखंड अल्फा व 2 उपखंड बीटा प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन बनाते हैं। एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। किसी भी एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है, जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी द्वितीयक व तृतीयक संरचना मिलती है। जब आप तृतीयक संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे बहुत सी दरारें थैलियां बन जाती हैं। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम का सक्रिय स्थल वे दरार या थैली है जिनमें क्रियाधार आकर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रियाओं को तेज गति से उत्प्रेरित करता है। एंजाइम उत्प्रेरक कार्बनिक उत्प्रेरक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़े अंतर को जानना आवश्यक है। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम व दाब पर कुशलता से काम करते हैं। एंजाइम अणुताप उच्च तापक्रम 40 डिग्री से ऊपर तक पर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साधारणतया अति उच्च तापक्रम जैसे गर्म स्रोतों या गंधक के झरने में पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं और उनकी उत्प्रेरक शक्ति उच्च तापक्रम 80 डिग्री से 90 डिग्री तक पर भी बनी रहती है। उपरोक्त एंजाइम जो ऊष्मा स्नेही जीवों से पृथक किए गए हैं, ऊष्मा स्थायी होते हैं। ये उनकी विशेषता है। रासायनिक अभिक्रियाएं, एंजाइम्स क्या होते हैं? इससे पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक यौगिकों में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें बिना बंध के टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना या पानी का वाष्प में बदलना। ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। उदाहरण बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल से क्रिया कर बेरियम सल्फेट व पानी बनाता है। ये एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक इसी प्रकार स्टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर का सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से होता है। इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं। भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है।
एक सर्वमान्य नियम के अनुसार प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः द्विगुणित या आधी हो जाती है। उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती है। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संभव होने वाली अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है, उदाहरणार्थ CO2 प्लस H2O, ये कार्बनिक एनहाइड्रेट से H2CO3 बनता है, जो आप देख सकते हैं। यह अभिक्रिया बहुत मंद गति होती है, जिससे 1 घंटे में कार्बनिक अम्ल के 200 अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया कोशिका दरों में उपस्थित एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है, जिसमें कार्बनिक अम्ल 60,000 अणु प्रति सेकंड बनते हैं। एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया। एंजाइम की शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशिष्ट प्रकार की रासायनिक व उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित होती है, तो इन्हें उपापचयी पद कहते हैं। जैसे उदाहरण जो आप देख सकते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण एक रासायनिक पद द्वारा होता है, जिसमें 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। आप अध्याय 12 में उपरोक्त अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अवस्था को आपको जान लेना चाहिए कि एक ही उपापचयी पद एक या दो अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं। हमारी कंकाली पेशियों में अनोक्सी स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि सामान्य ऑक्सी स्थिति में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पथ द्वारा इथेनॉल अल्कोहल का निर्माण होता है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव है। एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है, इसे समझने के लिए एंजाइम के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। सक्रिय स्थल के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रासायनिक या उपापचयी रूपांतरण एक अभिक्रिया होती है जो रासायनिक उत्पाद के रूपांतरित होता है, उसे क्रियाधार कहते हैं। एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना की प्रोटीन है जो एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। सांकेतिक रूप से इसे निम्न ढंग से चित्रित करते हैं। क्रियाधार एस एंजाइम की सक्रिय स्थल को जो दरार या पुट्टिका के रूप में होता है से जुड़ जाता है। क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र ES का अविकल्पीय निर्माण होता है। ई एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह का निर्माण एक अकाल्पिक घटना है। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध के टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त होता है। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद की संरचना में रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरण का ये पथ तथा कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। स्थायी क्रियाधार व उत्पाद के बीच बहुत सारी रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था हो सकती है। इस कथन का आशय है कि इसकी बनने वाली सभी मध्यवर्ती संरचनात्मक अवस्था अस्थायी होती है। स्थायित्व का संबंध अणु की ऊर्जा अवस्था या संरचना से जुड़ा होता है। यदि इसे चित्रात्मक लेखाचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो ये चित्र 9.4 के अनुरूप होगा। y अक्ष अंतर्निहित ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है। एक्स अक्ष संरचनात्मक रूपांतरण की यह वह अवस्था है जिसका निर्माण मध्यवर्ती संरचना द्वारा होता है की प्रगति को व्यक्त करता है। जो चीजें ध्यान देने योग्य है, क्रियाधार S व उत्पाद P के बीच ऊर्जा स्तर में अंतर। यदि उत्पाद क्रियाधार के नीचे स्तर का है तो अभिक्रिया बाह्य उसमें होती है। इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति गर्म करने से की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी चाहे यह बाह्य उसमें या स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया या अंत उसमें या ऊर्जा आवश्यकता अभिक्रिया हो, क्रियाधार को उच्च ऊर्जा अवस्था या संक्रमण अवस्था से गुजरना होता है। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम ऊर्जा अवरोध को घटाकर क्रियाधार से उत्पाद में असमान रूपांतरण से सहयोग करता है। चित्र 9.4 संक्रमण ऊर्जा की संकल्पना जो आप देख सकते हैं। एंजाइम क्रिया की प्रकृति। प्रत्येक एंजाइम ई के अणु में क्रियाधार बंधन स्थल सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मिलता है जो क्रियाधार एस से बंधकर सक्रिय एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र ES का निर्माण करता है। ये सम्मिश्र अल्प अवधि का होता है जो उत्पाद P एवं अपरिवर्तित एंजाइम विघटित हो जाता है। इसके पूर्व मध्यावस्था के रूप में एंजाइम उत्पाद EP जटिल का निर्माण करता है। एंजाइम क्रियाधार जटिल ES का निर्माण उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। यह अभिक्रिया आप देख सकते हैं।
एंजाइम क्रिया के उत्प्रेरक चक्र को निम्न चरणों में व्यक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम में सक्रिय स्थल से बन जाता है। बंधने वाला क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव होता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बन जाता है। एंजाइम का सक्रिय स्थल अब क्रियाधार से काफी समीप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है। एंजाइम नवनिर्मित उत्पाद को अवमुक्त करता है। वह एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार के दूसरे अणु से बनने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र प्रारंभ हो जाता है। एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। जो कारक प्रोटीन की तंत्रिक संरचना को परिवर्तित करते हैं, वे एंजाइम की सक्रियता को भी प्रभावित करते हैं, जैसे तापक्रम, पीएच। क्रियाधार की सांद्रता में परिवर्तन या किसी विशिष्ट रसायन का एंजाइम से बंधन उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। तापक्रम व पीएच। एंजाइम सामान्यतः तापक्रम व पीएच के लघु परिसर में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम व पीएच पर ही होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापक्रम व पीएच कहते हैं। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे से होने से क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है। क्रियाधार की सांद्रता S के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति V बढ़ती है। अभिक्रिया अंततोगत्वा सर्वोच्च गति Vmax प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर भी अग्रसर नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं के बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता। चित्र 9.5 पीएच, तापक्रम तथा क्रियाधार की सांद्रता का एंजाइम सक्रियता पर परिवर्तन का प्रभाव जो आप देख सकते हैं। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है जो एंजाइम से बंधते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संदमन इनहिबिशन व उस रसायन को संदमक इनहिबिटर कहते हैं। जब संदमक अपनी आणुविक संरचना में क्रियाधार के काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता हो तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। संदमक की क्रियाधार से निकटतम संरचनात्मक समानता के फलस्वरूप यह क्रियाधार से एंजाइम की क्रियाधार बंधक स्तर से बनते हुए प्रतिस्पर्धा करता है। परिणाम स्वरूप क्रियाधार बंधक स्तर से बंध नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप एंजाइम क्रिया मंद पड़ जाती है। उदाहरण के लिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का मेलोनेट द्वारा संदमन जो संरचना में क्रियाधार सक्सिनेट से निकट की समानता रखता है। ऐसे प्रतिस्पर्धी संदमकों का अक्सर उपयोग जीवाणु जन्य रोगजनकों बैक्टीरियल पैथोजेंस के नियंत्रण हेतु किया जाता है। एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण। हम हजारों एंजाइम की खोज, विलग्न व अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। एंजाइम को 6 वर्गों व प्रत्येक वर्ग को 4 से 13 वर्गों में उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिनका नामकरण 4 अंकीय संख्या पर आधारित है। ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम जो दो क्रियाधारकों S व S1 बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ट्रांसफेरेसेस। एंजाइम क्रियाधारकों के एक जोड़े S व S1 के बीच एक समूह हाइड्रोजन के अतिरिक्त के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है, जैसे जो आप देख सकते हैं। हाइड्रोलेजेस। एंजाइम एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसाइडिक कार्बन 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 हेलाइड या फॉस्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करते हैं। लाइजेजेस। जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूहों के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं। आइसोमेरेसेस। वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय व स्थीय समावयवों के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेसेस। एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन सल्फर कार्बन नाइट्रोजन व फॉस्फोरस ऑक्सीजन बंधों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। सहकारक या कोफैक्टर।
एंजाइम एक या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव जिसे सहकारक कहते हैं एंजाइम से बंधकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाते हैं। इन उदाहरणों में एंजाइम के केवल प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं। प्रोस्थेटिक समूह, सहएंजाइम व धातु आयन। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये अन्य सहकारकों में से इस रूप में भिन्न होते हैं कि ये एपोएंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं। उदाहरण स्वरूप एंजाइम पेरोक्सीडेज व कैटालेज को जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन व पानी में विखंडित करते हैं। हीम प्रोस्थेटिक समूह होता है जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। सहएंजाइम भी कार्बनिक यौगिकों के होते हैं और इनका संबंध एपोएंजाइम से अस्थायी होता है जो सामान्यतः उत्प्रेरण के दौरान बनता है। सहएंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं से सहकार्य के रूप में कार्य करते हैं। अनेक सहएंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन होते हैं जैसे सहएंजाइम निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP विटामिन नियासिन से जुड़े होते हैं। धातु आयन, कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला में समन्वयन बंध बनाते हैं। वह उसी समय एक या एक से अधिक समन्वयन बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़े होते हैं जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम। कार्बोक्सीपेप्टिडेज से जिंक एक सहकारक के रूप में जुड़ा होता है। एंजाइम से यदि सहकारक को अलग कर दिया जाए तो इनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसी के साथ आपका ये अध्याय खत्म होता है। अगर आपको ऐसे किसी अध्याय की समरी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।